जय हिंद दोस्तों। आज से हम YouTube पर एक नया संस्करण शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास की पुस्तक जिसके लेखक हरिमोहन सक्सेना एवं नारायण माली है की पुस्तक पर विवेचना करेंगे। आज हम इसके पूरा लेख सामग्री पर चर्चा करेंगे। गोसुंडी शिलालेख। यह शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह लेख कई शिला खंडों में टूटा हुआ है। इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध है। इनमें से एक बड़ा खंड उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी इसका एक बड़ा खंड उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लेख गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। यह उदयपुर के गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। यानी इसकी भाषा संस्कृत और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। प्रस्तुत लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा ग्रह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख है। यानी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सर्वतात द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन से है। यानी इसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के भागवत धर्म के प्रचार व संकर्षण और वासुदेव की मान्यता तथा सर्वतात द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन के बारे में इसका महत्व है। मानमोरी अभिलेख। यह अभिलेख 713 ईस्वी का है। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टॉड को मिला था। यानी यह अभिलेख कर्नल टॉड को प्राप्त हुआ था, जो कि चित्तौड़ की मानसरोवर झील के पास से उपलब्ध हुआ था। चित्तौड़ का प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए यह अभिलेख उपयोगी है। इसमें चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति और व्यवस्था का ज्ञान होता है तथा इसमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। यह अभिलेख उपयोगी है। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। यानी यह मानसरोवर झील धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। सारनेश्वर प्रशस्ति। यह प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। यह उदयपुर के शमशान के सारनेश्वर नामक शिवालय पर स्थित इस प्रशस्ति से वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापारी, कर, शासकीय पदाधिकारी आदि के विषय में जानकारी मिलती है। यानी यह उदयपुर के सारनेश्वर नामक शिवालय से प्राप्त हुई है, जिसमें वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापारी, कर और शासकीय पदाधिकारी आदि के विषय में जानकारी मिलती है। गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ के किसी वरा मंदिर में लगी हुई थी। यानी यह उदयपुर के आहड़ के किसी वरा मंदिर में लगी हुई थी। बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारनेश्वर के निर्माण के समय सभा मंडप के छपने के काम में ले ली गई थी। बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। यह लेख बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर की एक बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण है। यानी यह बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में एक बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण था। लेख संस्कृत भाषा में है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इसमें 93 पद है। यह अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी इससे चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत के आधार पर डॉक्टर दत्त शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। यानी बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है। इस अभिलेख से तत्कालीन कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधित व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है।
यानी बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत कृषि धर्म तथा शिक्षा संबंधित व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नाम की जानकारी भी मिलती है। इस लेख में हमें कई स्थानों के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें जाबालीपुर, जिसका वर्तमान नाम जालोर, साकंबरी, जिसका वर्तमान नाम सांबर, तथा श्रीमाल, जिसका वर्तमान नाम भीनमाल है, की जानकारी मिलती है। यानी इसमें प्राचीन नामों की जानकारी भी है। चीरवे का शिलालेख। चीरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। चीरवा जो कि उदयपुर के एक गांव के एक मंदिर से प्राप्त हुआ है। चीरवा शिलालेख उदयपुर के चीरवा गांव से प्राप्त हुआ है, जो कि संस्कृत में उल्लेखित है तथा इसमें 51 श्लोक है। शिलालेख में मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासकों चीरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना तथा शिव मंदिर के लिए भूभाग अनुदान आदि का ज्ञान होता है। यानी इस शिलालेख में गुहिल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, चीरवा गांव की स्थिति की जानकारी मिलती है तथा विष्णु मंदिर की स्थापना और शिव मंदिर के लिए भूभाग अनुदान आदि का ज्ञान होता है। इस लेख द्वारा हमें प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी, लेखक पार्श्वचंद्र तथा शिल्पी देहलड़ का बोध होता है। चीरवा शिलालेख का प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी, लेखक पार्श्वचंद्र तथा इसके शिल्पी देहलड़ का ज्ञान भी इस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है, जो उस युग के साहित्यकारों तथा कलाकारों की परंपरा में थे। लेख में गोचर भूमि, पाशुपत, शैव धर्म तथा सती प्रथा आदि पर भी प्रभुत्व प्रकाश पड़ता है। यानी इसमें गोचर भूमि की जानकारी मिलती है, इसमें पाशुपत शैव धर्म की जानकारी मिलती है तथा इसमें उस समय की सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है, जिसमें रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर से लगे इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक बापा से कुंभा तक की वंशावली है। यानी रणकपुर प्रशस्ति ये जैन मंदिर चौमुख के मंदिर में स्थित है, जिसमें बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली का वर्णन है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। इस लेख में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों का भी वर्णन है तथा इसमें नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी नाणा शब्द मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी नाणा शब्द को मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इस प्रशस्ति में मंदिर के सूत्रधार दीपा का भी उल्लेख है। दीपा यानी देपाक। यानी रणकपुर प्रशस्ति में रणकपुर के मंदिर के सूत्रधार देपाक का भी उल्लेख मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। यह प्रशस्ति कई शिलालेखों पर खुदी हुई थी और संभवतः कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल ताकों पर लगाई गई थी, किंतु अब केवल 2 शिलाएं उपलब्ध है जिन पर प्रशस्ति है। यानी वर्तमान में कीर्ति प्रशस्ति की केवल 2 शिलाएं ही उपलब्ध है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ पर पड़ने वाली बिजली के कारण यह शिलाएं टूट गई, यानी कीर्ति स्तंभ का नष्ट होने का कारण है इस पर बिजली पड़ना। वर्तमान में 1 से 28 तथा 162 से 187 श्लोक की उपलब्ध है। कीर्ति प्रशस्ति के वर्तमान में केवल 1 से 28 तथा 62 से 87 श्लोक ही उपलब्ध है। इससे हमें बापा, रावल, हमीर तथा कुंभा आदि शासकों की जानकारी का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का भी प्रकाश पड़ता है तथा इसमें इसे दान गुरु, शैल गुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है। इसमें कुंभा द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों का विवरण दिया गया है, जिसमें चंडी शतक, गीत गोविंद टीका तथा संगीत राज आदि शामिल है।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराने का भी वर्णन किया गया है, जो कि इसके 179वें में है। यानी इसकी मालवा तथा गुजरात की सम्मिलित सेना को हराने का वर्णन भी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश थे। रायसीय प्रशस्ति, रायसीय प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है, जो कि बीकानेर के दुर्ग के द्वार पर लगी हुई है। यह प्रशस्ति रायसीय के समय की है। इस प्रशस्ति में बीकानेर के संस्थापक राव बीका से लेकर राव रायसिंह के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का जिक्र है। यानी इसमें राव बीका से लेकर राव रायसिंह तक के शासन का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से रायसिंह की मुगलों की सेवा के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का जिक्र है। यानी उसके मुगलों की सेवा का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से रायसिंह की मुगलों की सेवा के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का भी प्रकाश डाला गया है तथा इसमें रायसिंह की काबुल, सिंध तथा कच्छ की विजयों का वर्णन किया गया है। यानी रायसिंह प्रशस्ति में रायसिंह की काबुल, सिंध तथा कच्छ की विजयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से गणतंत्र निर्माण के कार्य के संपादन का ज्ञान होता है। इस प्रशस्ति से रायसिंह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख होता है। यानी इसमें रायसिंह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख होता है। इस प्रशस्ति का रचयिता का नाम जाता नाम है, जो कि एक जैन मुनि है। यानी रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता जाता नामक एक जैन मुनि थे तथा यह संस्कृत भाषा में रचित है। रायसिंह प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वही हम विभिन्न ग्रंथों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें नयन चंद्र सूरी द्वारा कृत हमीर का महाकाव्य में चौहानों के इतिहास का वर्णन है। यानी नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में चौहानों के इतिहास का वर्णन किया गया है। वही राजवल्लभ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन ने लिखी थी। राजवल्लभ की रचना मंडन ने की थी, जिसमें 14 अध्याय है। भट्टी काव्य में जैसलमेर का वर्णन है। भट्टी काव्य जिसमें जैसलमेर का वर्णन है और जैसलमेर के सास को भी भाटी कहा जाता है और भटनेर दुर्ग का निर्माण भट्टी ने करवाया था। राज विनोद की रचना भट्ट सदाशिव ने बीकानेर के महाराजा कल्याणमल की आज्ञा से की थी। यानी राज विनोद ग्रंथ की रचना भट्ट सदाशिव ने की थी, जिसमें उन्होंने बीकानेर के शासक कल्याणमल की आज्ञा ली थी। कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में गुहिलों की वंशावली का वर्णन है। यानी कुंभा के द्वारा एकलिंग महात्म्य की रचना की गई थी, जिसमें गुहिलों का वंशावली का वर्णन है। वही हम देखें तो करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य, जिसे जय सोम ने लिखी थी, जिसमें बीकानेर का वर्णन है। यानी जय सोम के द्वारा रचित करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में बीकानेर का वर्णन मिलता है। वही अमर सागर की रचना पंडित जीवाधार ने की थी। इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह के संबंध का वर्णन है। यानी अमरसार नामक रचना, जिसके रचयिता पंडित जीवाधार थे, इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह के संबंध का वर्णन मिलता है। राज रत्नाकर की रचना सदाशिव ने महाराणा राज सिंह के समय की है, जिसमें 22 सर्ग है। राज रत्नाकर की रचना सदाशिव ने महाराणा राज सिंह के समय की थी, जिसमें 22 सर्ग है। वही हम देखें तो जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा अजित्योदय की रचना की गई थी, जिसमें मारवाड़ का इतिहास है। यानी जगजीवन भट्ट के द्वारा अजित्योदय की रचना की गई थी, जिसमें मारवाड़ का इतिहास है तथा यह लेखक अजीत सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थानी परंपरा में ख्यात इतिहास को कहते हैं। यानी ख्यात है वह इतिहास से संबंधित है।
वात में किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। वात में किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती है तथा वात छोटी होती है। यानी ख्यात में विस्तृत पूर्ण चर्चा होती है, लेकिन वात में संक्षिप्त चर्चा होती है। कानड़ देव प्रबंध, इसकी रचना कवि पद्मनाभ ने जालोर के शासक अक्केराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में की थी। कानड़ देव प्रबंध, इसकी रचना कवि पद्मनाभ ने जालोर के शासक अक्केराज के आश्रय में 1500 शताब्दी में की थी। यानी कानड़ देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की थी तथा जालोर के शासक अक्केराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन द्वारा जालोर आक्रमण है। यानी इसमें अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर किए गए आक्रमण का वर्णन किया गया है। राव जयत सिंह छंद बिट्टू सुजा ने लिखी थी, जिसमें बीकानेर के शासक जयत सिंह की युद्ध प्रणाली का बोध होता है। जयत सिंह छंद में बीकानेर के शासक जयत सिंह के युद्ध प्रणाली का बोध होता है। इस कृति में कामरान द्वारा भटनेर के किले पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन है। बाबर के पुत्र कामरान के द्वारा भटनेर किले पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन इस कृति में मिलता है। वैली कृष्ण रुक्मणी री, इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। वह अकबर के दरबार में सम्मानित दरबारी कवि था। यह कृति मूलतः भक्ति रस से संबंधित है। राजरूपक, इसकी रचना वीर भाण ने की थी। राजरूपक की रचना वीर भाण ने की थी। यह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का समकालीन दरबारी था। अभय सिंह के समकालीन दरबारी कवि थे ये। सूरज प्रकाश, इसकी रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने दरबारी कवि कर्णिदान ने की थी। सूरज प्रकाश की रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान ने की थी। मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं एवं राजघरानों की प्रशंसा में काव्य की रचना की थी। नरपति नाल का विशलदेव रासो, कविया गोपाल दास का लावा रासो, कवि जान का क्याम का रासो और दौलत विजय का खुमाण रासो तथा गिरधर आसिया का सगद रासो और जोधराज का हमीर रासो आदि प्रमुख है। यानी ये विविध रासो है जो कि प्रसिद्ध है, जिसमें नरपति नाल का विशलदेव रासो, कविया गोपाल दास का लावा रासो और कवि जान का कयाम खा रासो तथा दौलत विजयों का खुमाण रासो और गिरधर आसिया का सगद रासो और जोधराज का हमीर रासो प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन रचना है। ख्यात शब्द संस्कृत के शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है। अधिकांश ख्यात लेखक दरबारी, चारण या भाट होते थे। यानी अधिकांश ख्यात के लेखक दरबारी, चारण या भाट होते थे। किंतु मूढ़ोत नैणसी इसके अपवाद है। ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूतों की स्थापना, राजाओं को वंशक्रम, घटनाओं एवं उनकी उपलब्धियों, कार्यकलापों आदि का वर्णन मिलता है। मूढ़ोत नैणसी जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। मूढ़ोत नैणसी के पिता का नाम जयमल था, जो कि जोधपुर के दीवान थे। नैणसी की प्रसिद्ध रचना नैणसीरी ख्यात एवं मारवाड़ परगना विगत है। मारवाड़ परगना विगत से मारवाड़ के परगनों, कस्बों की आबादी तथा वहां के जन जीवन, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मुंशी देवी प्रसाद ने मूढ़ोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल से संबोधित किया है। बाकीदास आसिया, यह जोधपुर के महाराजा मानसिंह का विश्वास पात्र व्यक्ति था। यानी यह मानसिंह के समकालीन थे। बाकीदास को
लाख पसाव के सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी यह एक उपाधि या उपहार था जिससे इनको सम्मानित किया गया था। इसमें लगभग 3000 फुटकर बातें हैं जो कि एक पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति तक है। दयालदास सिंधायच यह बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का राज दरबारी था। यानी यह महाराजा रतन सिंह का राज दरबारी था। दयालदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बीकानेर के राठौड़ी ख्यात है। यानी दयालदास सिंधायत श्री महत्वपूर्ण रचनाएं बीकानेर के राठौड़ी ख्यात है, जो कि दयालदास श्री ख्यात के नाम से भी प्रसिद्ध है। सूर्यमल मिश्र बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र को सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर। यह पद में लिखा गया महाकाव्य है, यानी यह पद में रचित है। 4000 मुद्रित पृष्ठों में 1.25 लाख छंदों के वंश भास्कर में मूलतः बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास है। यानी वंश भास्कर के अंदर बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास है। सूर्यमल मिश्र ने बूंदी के शासक महाराव रामसिंह के आदेश पर लिखना प्रारंभ कर दिया था। यानी इन्होंने बूंदी के महाराव रामसिंह के आदेश पर लिखना प्रारंभ किया था। सूर्यमल मिश्र की अन्य रचना वीर सत्सई है। यह वीर रस प्रदान करती है। इसकी पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति है। यानी वीर सत्सई की पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति है। हसन निजामीकृत ताजुल मुआसिर से अजमेर नगर की समृद्धि का वर्णन मिलता है। ताजुल मुआसिर हसन निजामीकृत बीकानेर व जोधपुर का क्षेत्र जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। खरीता यानी एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। यानी ये एक खत के समान होते थे। अखबारात यह मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार का संग्रह था। यानी ये दैनिक समाचार से संबंधित होते थे। वकील रिपोर्ट्स मुगल राज्यों में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता था। इन वकील के माध्यम से शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती थी। यानी राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि होता था जिसे वकील कहा जाता था, जो कि शासकों को मुगल दरबार की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाता था। परवाना शासकों द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मचारियों को भेजे गए पत्र फरमान कहलाते थे। यानी फरमान या परवाना यह शासक द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मचारियों को भेजे गए फरमान कहलाते थे। दो वर्की 2 परतों वाले दस्तावेज 2 वर्ग के नाम से जाने जाते थे। इन परतों में मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध संबंधित खर्चा, घायलों के उपचार आदि पर प्रकाश पड़ता था। यानी 2 वर्ग की ये 2 परतों वाला एक दस्तावेज होता था जिसमें मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध संबंधित खर्चा,